नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th हिंदी आरोह भाग का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय से। इनके लेखक हैं विष्णु खरे। इनका जन्म सन 1940 में हुआ। कहाँ हुआ? तो छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी। ये सब इनके कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब, ये आलोचनात्मक रचना है इनकी। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिने आलोचना, ये भी क्या है, सिनेमा के ऊपर इन्होंने आलोचना लिखी है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. एलियट। यह चाकू समय, अंतिया यूसेफ। काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्र कब, का इन्होंने अनुवाद किया है। अब है प्रमुख पुरस्कार। तो इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया, दिल्ली अकादमी दिल्ली का सम्मान दिया गया, शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। मतलब समकालीन हिंदी जो कविताएं और आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं, इनमें विष्णु खरे का एक अलग ही स्थान है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं। और इन्होंने क्या है, हिंदी जगत को क्या है, जो गहरी विचारपरक कविताएं हैं वह प्रदान की हैं। तो साथ ही बेपाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। आलोचनात्मक जो लेख होते हैं उनमें आलोचना उनकी जो सही सही होती वही की जाती है, अपनी मनगढ़ंत नहीं की जाती। अच्छाई है तो अच्छाई, बुराई है तो बुराई, वो आलोचना में आता है। विष्णु साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। और बताते हैं कि इनके साहित्य में क्या है, आलोचनात्मक जो लेखन है और जो रचनात्मक उनकी अभिव्यक्ति, ये दोनों ही अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। 1971-73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्रयाग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता भी प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। तो 1971 से 73 में इन्होंने क्या है, विदेश प्रवास की, मतलब विदेश यात्राएं की। और यात्रा करने के बाद इन्होंने जो चेकोस्लोवाकिया है उसकी राजधानी थी प्रयाग, तो उसके प्रतिष्ठित फिल्मकार की क्लब की इन्होंने सदस्यता ले ली। और सदस्यता लेने के बाद संसार भर की जितनी भी सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में बनी, मतलब ऊंची ऊंची फिल्में बनी, वो इन्होंने देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। और यहीं से इन्होंने क्या है, फिल्म लेखन में कार्य करना शुरू किया। दिन भान, नव टाइम, भारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। तो इनकी इतनी सारी जो पत्रिकाएं हैं, दिनमान, दी हिंदुस्तान, भारत टाइम्स, ये सभी, कथादेश, इन सभी पत्रिकाओं में इन्होंने क्या है, सिनेमा से संबंधित लेख लिखे हैं। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा। और ये ऐसे फिल्म जगत से हैं, सिनेमा जगत से हैं जिन्होंने क्या है, समाज, समय और विचारधारा को क्या है, आलोक में देखा, मतलब प्रकाश में देखा, तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उनका विश्लेषण किया। मतलब उसके अंदर जो जो भी चीज़ें थी उसका अच्छे से विस्तार से वर्णन किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है। और इन्होंने क्या है, लेखन कार्य किया। तो लेखन कार्य करने के कारण हिंदी में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने में भी सफलता प्राप्त की, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में भी लिखते हैं। और एक किताब में उन्होंने लिखा भी है भूमिका के रूप में, यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उनके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर
काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये बात इन्होंने कही भी थी कि जितना काम हम लोग सिनेमा जगत में कर रहे हैं और उभर के भी सामने आ रहे हैं, परंतु हमारे सिनेमा के ऊपर जितना यूरोप अमेरिका ने काम किया है उसका 100% का एक मतलब अंश भी, कुछ अंश भी हमारे यहाँ पर नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। मतलब हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा सिनेमा हमारे भारत में चलता, परंतु उन सिनेमा के जो सिद्धांत है उसकी कोई अच्छी पुस्तक हमारे यहाँ पर नहीं है मूल की। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। मतलब हमारा पूरा भारतवासी है वह सिनेमा देखने जाते, फिल्में देखने जाते हैं, देखने के बाद भी वो क्या है, एक हल्के अपराध के रूप में देखते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जो फिल्म वगैरह रहती है उसमें थोड़ी सी फाइटिंग में ज़्यादा दिखाई जाती है और उस फाइटिंग को ही लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है, और जो विश्व सिनेमा है वह विश्व साहित्य के समान ही क्या है, फल फूल रहा है। मतलब लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। 2 महायुद्धों के बाद भी दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। मतलब हम ये सब हमारे यहाँ पर पहले 2 महायुद्ध हुए, उसके बाद उसमें जो दहशत फैली, उसके बाद नव स्वतंत्र मतलब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसके जो नैतिक भूगोल है, औपनिवेशिक दास्ता है और मानसिक जो अवक्षेपण है, वो विश्व सिनेमा क्या करता है, इनको बहुत अच्छे से दिखाता है। फिर भी जो चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता है, इस सब में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। मतलब हम चार्ली चैपलिन को इस पाठ के माध्यम से जान सकते हैं। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं, बता रहे हैं। तो जो चार्ली चैपलिन है वो साधारण की अपार जो धारण क्षमता है उसको लिए हुए आते नायकत्व का जो गुण है वह इसके अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। उसी के गुणों को हम क्या करते हैं, अपने नाटक और फिल्मों में लेते हैं। अपने यहाँ राज कपूर की आवाज़, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कायद गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। मतलब हमारे यहाँ पर ये जो राज कपूर की ये आवारा पिक्चर है, श्री 420 पिक्चर है, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर, ये जितनी भी फिल्में बनी है इसी के ऊपर बनी है, चार्ली चैपलिन की छाप को लेकर के, उनके गुणों को लेकर के। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। और यहाँ पर क्या है, जो हास्य फिल्में होती हैं, हंसी मजाक की फिल्म, वह चार्ली चैपलिन को ही लेकर बनाई जाती हैं, उनके ऊपर ही बनाई जाती हैं। और उसके कलाकर्म से बहुत सारी विशेषताएं लेकर के हम अपने इसमें फिल्म में अंकित करते हैं। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मतलब करुणा भी देखने को मिले और हंसी भी देखने को मिले, इन दोनों का जो समायोजन है वह चार्ली चैपलिन की सबसे बड़ी विशेषता थी। मतलब दोनों ही चीज़ वो एक साथ दिखा सकते हैं। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है। मतलब इसको देखें तो इन दोनों में क्या है, कोई परंपरा अब नहीं बची है फिल्मों में। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है। मतलब चार्ली चैपलिन को जो भी पसंद करते हैं तो वो यही बताएंगे कि जो कला होती है वह कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, अपनी होती है, बंधती नहीं है किसी से भी। एक से एक हास्य कलाकार हुए पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर
स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। मतलब बहुत सारे हास्य कलाकार हुए हैं परंतु चार्ली चैपलिन जैसा कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि चार्ली चैपलिन की ये विशेषता थी कि बच्चों से लेकर बूढ़ी तक उसको पसंद करते थे। इसका कारण शायद यह है कि चार्लिन ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। मतलब जादू ये चार्ली चैपलिन है, इसकी फिल्में चाहे देश के लोग देखें चाहे विदेश के लोग देखें, सब लोगों को उसमें क्या है अपना ही पात्र दिखता है और सब लोग क्या है उसको अपना ही समझ के और आनंद लेते हैं। इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब किसी देश विदेश के लिए अलग से है, किसी देश की शख्सियत है। ऐसे लगता है सारे विश्व की शख्सियत चार्ली चैपलिन है। और इस यही कारण है कि चार्ली चैपलिन का इस जादू है पूरे विश्व में छाया हुआ है। आज भी लोग चार्ली चैपलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी फिल्में नहीं छोड़ते हैं देखना। अब हम देखेंगे पाठ के सार को, आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्म शती मनाई गई। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महान अभिनेता और निर्देशक कौन, चार्ली चैपलिन, इनकी जन्म शती मनाई गई, मतलब जन्म दिवस मनाया गया। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। और यहाँ पर क्या है, इनकी जो फिल्म है मेकिंग ए लिविंग, इसके भी 75 वर्ष पूरे हो गए थे। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। मतलब 75 सालों से जो चार्ली चैपलिन है यह दुनिया को, विश्व को क्या कर रहा है, मुग्ध कर रहा है, मोहित कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार क्या है, जो विकासशील देश है वहाँ पर भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो प्रकाशित हुई और कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसकी रील बस बनी है, वो प्रकाशित नहीं हुई हैं, जो सभी को मिल चुकी हैं, जो अभी तक दर्शकों तक नहीं, मतलब उनको तो मिली हैं जिनको, परंतु उन्होंने क्या है उसको रिलीज नहीं किया और दर्शकों तक नहीं पहुंचाया है। इस तरह से चार्लिन पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश है। मतलब इतनी सारी फिल्में और रीलें रखी हैं कि ये 50 वर्ष तक भी उसकी फिल्मों को दिखाएं तो दिखा सकते हैं। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। मतलब चार्ली चैपलिन की जितनी भी फिल्में हैं ये भावनाओं पर आधारित है, ना कि बुद्धि पर। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंत सील, लास्ट ईयर इन मारी ए बॉन्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। मतलब चाहे इसको छोटा व्यक्ति देखे और चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति देखे, सभी लोग क्या है एक जैसा आनंद अनुभव करते हैं। इन्होंने न सिर्फ फिल्म का कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। बता रहे हैं कि इन्होंने जो फिल्म कला है इनकी उसको लोकतांत्रिक नहीं बनाया, मतलब सत्ता में नहीं लेके गए, राजनीति में लेके नहीं गए, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा है। मतलब वर्ग के आधार पर कि ये ब्राह्मण, हिंदू, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है उसको तोड़ा है। और वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सभी जो भेदभाव हैं उसको क्या है चार्ली चैपलिन ने तोड़ा है। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है और इसकी फिल्म बताती कि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति में रहती है। चैपलिन परित्यक्तता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। अब बता रहे हैं कि चैपलिन किसके पुत्र थे, तो परित्यक्ता व स्टेज के अभिनेत्री के, जो अभिनेत्री थी
नायिका थी उसके पुत्र थे। उन्होंने भयानक गरीबी व माँ के पागलपन से संघर्ष किया और बताते हैं कि इनकी माँ क्या है, पागल हो गई थी, तो इन्होंने अपनी पागल माँ के साथ बहुत संघर्ष किया, क्योंकि पागल व्यक्ति को संभालना कोई सामान्य सी बात नहीं होती, जो व्यक्ति उनको संभालता वही जानता है। तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए, मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उनके द्वारा इनका अपमान किया गया। इनकी नानी खाना बदोश थीं और पिता यहूदी वंश थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतू चारित्र बना दिया, मतलब घूमने वाला। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके, मतलब ना तो ये उच्च वर्ग के बन सके और ना ही ये मध्यवर्गीय बन सके। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। मतलब जो सिद्धांत होते हैं या तो कोई लेकर आता है या खुद अपने सिद्धांत स्वयं बनाता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगते हैं, और यही कारण है कि देश विदेश में जहाँ भी ये घूमने के लिए जाते हैं तो सभी को चार्ली चैपलिन अपने जैसे ही लगते हैं, जैसे वह वहीं के हों। जिस देश में लोग उसकी फिल्म देखते हैं वह उसे अपना मान लेते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को, और जो दर्शक है उनके किरदार में कभी तो अपने आप को देखता है और कभी उनके जो परिचित होते हैं उनको देखता है। चालों ने भावना को चुना, इसके दो कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया था। मतलब ये बीमार थे तो अब बीमार थे तो उस टाइम ज़्यादा टीवी वगैरह तो होती नहीं थी, मोबाइल नहीं होते थे, तो इनकी माँ ने किताब ली बाइबल की और उसमें ईसा मसीह का जितना भी जीवन के बारे में लिखा हुआ था वो उनको पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। मतलब जब वो उनको ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया उस प्रकरण में दोनों ही रोने लगे, माँ बेटे। इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। इस प्रकार से इन्होंने क्या है, इस प्रसंग से स्नेह, करुणा और मानवता को सीखा, अपने जीवन में अपनाया। दूसरी घटना ने चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए जाते थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरा प्रसंग इनके यहाँ पे क्या है, कसाई खाना। तो कसाई खाना होने के कारण सैकड़ों जानवरों को क्या किया करते थे, मारते थे, काट दिया करते थे। तो एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली, मतलब कि एक भेड़ यहाँ से क्या है, कसाई खाने से भाग गई। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरेबा, फिसले तथा दर्शकों को ठहाके लगे। मतलब जब भेड़ भाग रही थी और उसको पकड़ रहे थे तो उस समय जो भी लोग देख रहे थे तो देखते देखते क्या है वो हंस रहे थे कि देखो तो इतनी सी भेड़ इन लोगों को कैसा परेशान कर रही है। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया, और जैसे ही भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली ने सोचा कि अब ये कट जाएगी, तो इसके अंत को सोच करके चार्ली अपनी माँ के पास रोते रोते गए, देखो ना माँ अब इसका क्या होगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर उनको दोनों ही घटनाएं एक साथ घटी। मतलब जब वो भीड़ भाग रही थी और लोग पकड़ रहे थे तो हास्य निकल रहा था, परंतु अब उसका वध होना था तो वध के कारण उनके अंदर क्या है, दया आ गई, करुणा आ गई। तो इस प्रकार से दोनों का सामंजस्य एक साथ देखने को इनको मिला। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है। मतलब भारतीय कला व जो सौंदर्य शास्त्र का संबंध किससे, रस से है। हमारे यहाँ पर रस दिए हुए हैं, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, ऐसे 9 रस दिए गए हैं, भक्ति रस। तो उन रसों से ही इसका संबंध है। परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। मतलब रस सिद्धांत में बता रहे हैं कि जो करुण रस है, करुण रस यदि हास्य रस में बदल जाए तो ऐसा सामंजस्य हर जगह देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह पर संताप से प्रेरित है। मतलब जो हास्य रस बताया गया है वह दूसरों के लिए बताया गया है, दूसरों की विकृत आकृति को देखना,
ऐसे इसके लक्षण बताए गए हैं। अजीब सी वेशभूषा होना, वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है और ये प्रसन्नताप से ही प्रेरित होता है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है, और जो करुण रस है वह क्या है, अच्छे मनुष्य तथा दूसरे दुष्ट बुरे लोगों के लिए है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों से भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नज़र आती है। मतलब कोई अपने ऊपर हंस के बताए, ये बहुत बड़ी बात है, उसमें हास्य उत्पन्न करे, ऐसा है ना हर किसी में देखने को नहीं मिलता। और जिसमें भारतीय विदूषक के अंदर तो ये बात समझ में ही नहीं आती, वह दूसरों के ऊपर ही ज़्यादा हंसता है, उससे ही हास्य उत्पन्न करता है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया, और भारत में जो चार्ली चैपलिन है इसको विस्तृत रूप से क्या है, सभी लोग ने स्वीकार भी किया। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया। मतलब बता रहे हैं कि हास्य कब करुणा में बदल जाए, करुणा कब हास्य रस में बदल जाए, यह सिद्धांत जो अपरिचित भारतीय लोग हैं, जनता है, उसने फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करता है, ऐसे इन्होंने स्वीकार किया। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। मतलब परिस्थिति की बस भी यदि यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है तो लोग वह क्या करते हैं, उसको चार्ली बना देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी ना कभी विदूषक समझता है, और यहाँ पर हर व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति को कभी ना कभी क्या है, विदूषक समझ लेता है, हंसाने वाला समझ लेता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। मतलब जो मनुष्य है तो वह ईश्वर या नियति का भाग्य का क्या है, विदूषक है, जैसे क्लाउन, जोकर या साइड किक। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। मतलब चार्ली उनसे मिले, ऐसा उन्होंने भी सोचा था। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा व सीडी 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। मतलब दूसरे के ऊपर हंसा जा सके या अपने ऊपर स्वयं हंसा जा सके, ऐसी हमारे यहाँ पर फिल्मों की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। मतलब ऐसी फिल्में बनाई कि उसमें चैपलिन के किरदार लिए गए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। मतलब जो चार्ली की फिल्में होती है उसमें कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ एक्टिंग की जाती है। उनमें भारतीय मानवीय स्वरूप अधिक है। मतलब जो मानवीय स्वरूप है वह ज़्यादा देखने को मिलता है, और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। मतलब सभी को पसंद आती है ऐसी सार्वभौमिकता सभी जगह है। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं। मतलब ऐसा लगता है हमेशा युवा हैं, कभी बूढ़े नहीं दिखते, तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। मतलब कोई भी संस्कृति के लोग उनकी फिल्मों को देखें तो उनको ये महसूस नहीं हो सकता कि ये विदेश का है, उनको लगता है ये हमारी ही संस्कृति का है। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। मतलब सबको ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। मतलब होली के त्यौहार पर तो सब एक दूसरे पर हंसते हैं, हंसाते हैं। इसके अलावा और त्यौहार होते हैं उनमें ये परंपरा देखने को नहीं मिलती हंसने हंसाने की। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। मतलब गांव जो शहर के लोग होते हैं, शहर के लोग तो अपने ऊपर कभी हंसने की बात सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्मोन्मत्त, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। अब बता रहे कि जो चार्ली है वह अपने ऊपर कब हंसता है, तो वो जब हंसता है जब क्या है, वह अहंकार में होता है, वह आत्मविश्वास से भरा होता है, जब वो है सफल होता है और उसकी सभ्यता संस्कृति से युक्त होता है
और जब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है, अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, तब वो अपने आप पर ज़्यादा हंसता है। उसका रोमांच पंक्चर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है, मतलब बड़े से बड़े क्षण भी हो तो भी वह क्या है, अपमानित होना जानता है कि कैसे अपमानित हुआ जाता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबियत है, खासियत है कि इसके जो पात्र होते हैं वह लाचार दिखते हुए भी कैसे विजयी बन जाते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। ये तो हुआ था पाठ का सार, मतलब पूरे पाठ में